धरती के गर्भ से जो फ्यूल या ऊर्जा निकलती है उन्हें फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म से बनने वाला ईंधन कहते हैं। पेट्रोल, डीजल ये सब फॉसिल फ्यूल ही है। दरअसल फॉसिल फ्यूल बनने में काफी वक्त लगता है और कई बार इसे बनने में कई साल या कई सदियां लग जाती हैं। लेकिन अगर इसी लाखों साल की नेचुरल प्रोसेस को कुछ दिनों या घंटों की साइंटिफिक प्रोसेस में बदल दिया जाए तो जो फ्यूल बनेगा उसका नाम होगा बायोफ्यूल। बायोफ्यूल्स बायोमास से बने ज्वलनशील ईंधन होते हैं। बायोमास जीवित जीवों या हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त जैव ईंधन होता है, यानी हाल ही के पौधों और पदार्थों से बने ईंधन। दरअसल बायोमास ऊर्जा का काफी अच्छा स्रोत है। इसे सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको अलग अलग तरीकों से जैव ईंधन में बदलकर उपयोग में लाया जा सकता है। बायोमास को जैव ईंधन के रूप में कई प्रकार से बदला जा सकता है। इसमें ऊष्मीय विधि, रासायनिक विधि और जैव रासायनिक विधि शामिल है। बायोमास की भौतिक संरचना अस्थिर होती है, जिसमें आमतौर पर कार्बन, पानी और कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। आमतौर पर बायोफ्यूल शब्द ज्यादातर तरल ईंधन के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जिसमें इथेनॉल और बायोडीजल शामिल हैं, जबकि जैव ईंधन सभी तरह की फसलों, पेड़ों, पौधों, गोबर और मानव मल आदि जैविक पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। दरअसल जैव ईंधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें इथेनॉल, बायोडीजल और बायोजेट शामिल है। इथेनॉल को गाड़ियों के इंजनों में प्रयोग किया जाता है, जो अधिकांश कारों की तरह पेट्रोल को जलाते हैं। बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के जैसा ही गैर परंपरागत ईंधन होता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बनाया जाता है। बायोडीजल का इस्तेमाल बड़ी बड़ी गाड़ियों में होता है, वहीं बायोजेट का इस्तेमाल विमानों में किया जाता है। सामान्य रूप से जैव ईंधन किसी भी कार्बन स्रोत के जरिए उत्पादित किया जा सकता है, हालांकि इसमें पौधों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। एक तरह का अल्कोहल ही होता है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ईंधन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से हो सकता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। सीधे तौर पर वनस्पति तेल, पशुओं के वसा, तेल और खाना पकाने के अपशिष्ट तेल से बनाया जाता है। इन तेलों को बायोडीजल में बदलने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को ट्रांसएस्टरीकरण कहा जाता है। में वनस्पति तेल या वसा से ग्लिसरीन को निकालना होता है। बायोडीजल को बनाने के लिए जेट्रोफा तेल, मेथनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत होती है। जैव ईंधन कई स्रोतों से बनाया जा सकता है। गन्ना, गेहूं, चावल, आलू और सब्जियों का इस्तेमाल कर इथेनॉल बनाने में किया जाता है, जबकि बायोडीजल बनाने कैमेलिना के फूल और पौधों के अलावा सोयाबीन, रेपिसेड, कैनोला ऑयल, पाम ऑयल, मूंगफली का तेल, सब्जी तेल, पशुओं का वसा और शैवाल तेल का इस्तेमाल किया जाता है। आज बायोमास, बायोफ्यूल और बायो एनर्जी ये भविष्य के ऊर्जा के 3 बड़े स्रोत हैं। इथेनॉल के अलावा आज कचरे से बायो सीएनजी बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। देश की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में सीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पेट्रोल, डीजल से होने वाले प्रदूषण से बचा जा सके। फिलहाल सीएनजी विदेश से आयात की जा रही है और अब बायो सीएनजी से विदेशों पर निर्भरता को कम करने के प्रयास जारी हैं। इनके अलावा अभी हम देश में खपत होने वाली कुल ऊर्जा का मात्र 18 से 20% ही उत्पादन करते हैं, जबकि बाकी जरूरत पूरा करने के लिए हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। ऐसे में अगर हम बायोमास या बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाते हैं तो ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी निर्भरता बाहरी दुनिया पर काफी कम हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने 2008 में बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन की अहमियत को देखते हुए इसे पौधों से जुड़ी सामग्रियों से बने किसी भी तरल ईंधन की तरह क्लासिफाई किया था, जिसका उपयोग पेट्रोलियम ईंधन के विकल्प के तौर पर किया जा सकता है। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बायोमास स्रोतों से बने गैसीय ईंधन को भी जैव ईंधन में जोड़ दिया। यूं तो बायोफ्यूल की किसी श्रेणी को लेकर कोई खास परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग संस्थाओं ने बायोफ्यूल को कुछ श्रेणियों में बांटने की कोशिश की है। इसमें जनरेशन यानी पीढ़ियों की श्रेणी सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसमें सबसे पहले पीढ़ी के बायोफ्यूल आते हैं, जो सीधे स्टार्च युक्त खाद्य फसलों, शक्कर, जानवरों के वसा और वनस्पति तेल से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें मक्का, गेहूं और गन्ना सबसे प्रचलित बायोफ्यूल स्रोत हैं। दूसरी पीढ़ी के बायोफ्यूल ज्यादा उन्नत बायोफ्यूल हैं। इनका मुख्य स्रोत गैर खाद्य बायोमास है, जो पेड़ पौधों और जानवरों के अपशिष्टों से तैयार होता है। तीसरी पीढ़ी के बायोफ्यूल पर शोध और अनुसंधान हाल ही के वर्षों में शुरू हुआ है। ये एल्गी यानी शैवाल से प्राप्त बायोफ्यूल से जुड़ा है। चौथी पीढ़ी के बायोफ्यूल में बायोमास के डिस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती। इसमें इलेक्ट्रोफ्यूल्स और फोटोबायोलॉजिकल सौर ईंधन शामिल हैं। इसमें कुछ कार्बन न्यूट्रल भी होते हैं। हर पीढ़ी के बायोफ्यूल को प्राप्त करने का तरीका और प्रोसेस अलग अलग है।
दूसरी ओर खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने बायोमास के स्रोत के आधार पर बायोफ्यूल को 3 श्रेणियों में बांटा। पहला है वुड फ्यूल। इसमें पेड़ों से प्राप्त बायोफ्यूल आता है, यानी ऊर्जा युक्त जंगली और दूसरे पेड़। दूसरा है एग्रोफ्यूल। इसमें ऊर्जा युक्त फसलें आती हैं। और तीसरा है म्युनिसिपल बाय प्रोडक्ट, जिसमें किचन और गटर का कचरा वगैरह आता है। दुनिया के कई देशों में बायोफ्यूल के वर्गीकरण को काफी अहमियत दी जा रही है। माना जा रहा है कि इससे बायोफ्यूल के अविकसित बाजार में संरचनात्मक नवाचार और जैव ईंधन के भविष्य के व्यावसायीकरण में काफी मदद मिलेगी। बायोफ्यूल की अवधारणा उतनी ही पुरानी कही जा सकती है जितनी पुरानी कारें हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हेनरी फोर्ड ने जब अपनी पहली कार का निर्माण किया तो उनकी योजना उसे एथेनॉल से चलाने की भी थी। हालांकि करीब शताब्दी भर बीत जाने के बाद भी एथेनॉल से कार चलाने का चलन उतना जोर नहीं पकड़ पाया है। धरती के भीतर पेट्रोलियम भंडारों की खोज ने पेट्रोल और डीजल ईंधन को सुलभ और सस्ता बनाए रखा। इसलिए दुनिया बायोफ्यूल्स को एक तरह से भुला गई। लेकिन पेट्रोलियम ईंधन के पर्यावरण पर दुष्प्रभाव और इनकी महंगी होती कीमतों ने इंसानी समाज में बायोफ्यूल को लेकर दिलचस्पी वापस जगाई है। कई शोध और अध्ययन बताते हैं कि दुनिया में मौजूदा पेट्रोलियम भंडार का दोहन आने वाले कुछ दशकों में ही पूरा हो जाएगा। सवाल ये है कि फिर हम क्या करेंगे? और इसी वजह से ऊर्जा के स्वच्छ विकल्पों पर अब सबका ध्यान है। हालांकि इस बीच सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में काफी काम आगे बढ़ा, लेकिन ऊर्जा के सारे विकल्पों के तौर पर इनका इस्तेमाल फिलहाल अव्यावहारिक नजर आता है। बायोफ्यूल की अहमियत यहीं बढ़ जाती है। फिलहाल दुनिया के कई देशों में माइक्रो एल्गी की खेती को बायोफ्यूल का एक स्थायी और सुरक्षित स्रोत माना जा रहा है। बड़े माइक्रो एल्गी फार्म्स में सूर्य की किरणें और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बायो इथेनॉल बनाते हैं और इस तरह ये खेती साफ और जैविक भविष्य की गारंटी दे सकती है। इसी तरह दुनिया में मछली की फैक्ट्रियों में हर दिन ढेर सारा कचरा निकलता है। वैज्ञानिक इससे भी बायोफ्यूल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। मछलियों के अवशेषों में स्केल, हड्डियों के अलावा फैट यानी वसा की भी भारी मात्रा होती है। इन चीजों से बायोडीजल बनाने की कोशिश की जा रही है। ब्राजील, होंडुरास और वियतनाम जैसे कई देश कई सालों से ऐसे प्रयोग कर भी रहे हैं और इस तकनीक को सस्ता बनाने पर भी काम किया जाना है। इसी तरह सूरजमुखी के पौधे से औद्योगिक स्तर पर खाद्य तेल, लुब्रिकेंट्स और बायोडीजल बनाया जा रहा है। अकेले जर्मनी में ही 4 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती हो रही है। 19वीं सदी में रेपसीड के तेल का इस्तेमाल इंजन में चिकनाई पैदा करने वाले लुब्रिकेंट के रूप में हुआ। रेपसीड यानी सफेद सरसों का इस्तेमाल मनुष्य सदियों से कर रहा है। मध्यकाल से ही ये दिया जलाने के लिए तेल का भी स्रोत रहा है। अब इससे बायोफ्यूल बनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। इसके अलावा हमारी धरती पर ही बायोफ्यूल के असंख्य स्रोत मौजूद हैं जिन पर लगातार काम चल रहा है। इनका इस्तेमाल न सिर्फ ईंधन के लिए बल्कि खाना बनाने से लेकर औद्योगिक इकाइयों में हीटिंग से लेकर दूसरे कामों में भी हो सकता है। इसके अलावा मोटर लुब्रिकेंट्स, पेंट रिमूवल और गोंद के रूप में भी बायोफ्यूल का इस्तेमाल हो सकता है। भारत में जैव ईंधन सामरिक महत्व रखता है क्योंकि ये भारत में मेक इन इंडिया, कौशल विकास और स्वच्छ भारत अभियान जैसी चल रही पहलों के साथ अच्छी तरह से कार्य करता है। ये आयात में कमी, किसानों की आमदनी में वृद्धि, रोजगार जैसे अवसर भी प्रदान करता है। देश में जैव ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के तहत कई महत्वपूर्ण पहल की है। ईंधनों को इस नीति के तहत 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें पहला है आधारभूत जैव ईंधन यानी पहली पीढ़ी। इसमें जैव एथेनॉल और जैव डीजल को रखा गया है। जबकि दूसरी पीढ़ी यानी विकसित जैव ईंधन है, जिसमें इथेनॉल, नगर पालिका के ठोस कचरे से लेकर ड्रॉप इन ईंधन को रखा गया है। वहीं तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन में जैव सीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है, जिससे कि प्रत्येक श्रेणी में उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा इस नीति के तहत गन्ने का रस, चीनी वाली वस्तुएं जैसे चुकंदर, स्वीट सोरगम, स्टार्च वाली वस्तुओं के उपभोग के लिए बेकार अनाज के इस्तेमाल की अनुमति देकर इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ाया गया है। किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य मिले, इसे ध्यान में रखते हुए इस नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की मंजूरी से इथेनॉल उत्पादन के लिए पेट्रोल के साथ उसे मिलाने के लिए अतिरिक्त अनाजों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इसके अलावा इसमें जैव डीजल उत्पादन के लिए आपूर्ति श्रृंखला तंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहित किया गया है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के लागू होने से कई लाभ होंगे। हर साल 62 MMT नगर पालिका का ठोस कचरा निकलता है, जबकि हमारे पास ऐसी तकनीक मौजूद है
जो प्लास्टिक कचरे और अन्य कचरे को ईंधन में बदल सकती है। इसके साथ ही ईंधन के आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी। साल 2017-18 में करीब 150 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति होने की उम्मीद है, जिससे 4000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत का अनुमान है। जैव ईंधन के इस्तेमाल से पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। एक अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ लीटर E10 से करीब 20,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इससे लाभ होगा। खाना पकाने के लिए तेल, खासतौर से तलने के लिए लंबे समय तक उसका दोबारा इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है, जबकि जैव ईंधन बनाने के लिए इसके इस्तेमाल से खाद्य उद्योगों में खाना पकाने के तेल के दोबारा इस्तेमाल से बचा जा सकता है। इसके साथ ही देश में 2G जैव रिफाइनरियों से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। इन सब के अलावा इसके इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा होगा। बायोफ्यूल के इस्तेमाल से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और देश का पैसा भी बचाया जा सकता है।